दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं करना। तो मेरे एक कहने से कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप करने वाले नहीं हो तो आप बिना सब्सक्राइब किए ही मेरे वीडियोस देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो खबरें हैं वो सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे भाई साहब। नए साल 2025 का ये मेरा पहला वीडियो है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि 2025 में आप सभी लोगों की वो सभी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, वो सभी सपने पूरे हो जाएंगे जो आपने देखे हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है कि जब तक यहां कोई सक्सेसफुल है तब तक बॉलीवुड उसके लिए बहुत ही कमाल की जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। पूरा बॉलीवुड उसकी फैमिली है। और जैसे ही कोई फ्लॉप होता है, बॉलीवुड छोड़ता है, वैसे ही वो बॉलीवुड की मां बहन करने लगता है, बॉलीवुड वालों को गालियां देने लगता है। आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी बॉलीवुड वालों को कैसे भर भर कर गालियां देती है, मुकेश गन्ना बॉलीवुड वालों को कैसे भर भर कर गालियां देता है। अब अनुराग कश्यप ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो बॉलीवुड छोड़ रहा है, और यही वजह है कि अनुराग कश्यप बॉलीवुड वालों की खूब मां बहन कर रहा है, खूब गालियां दे रहा है। कश्यप ने कहा है कि ये बॉलीवुड एक गटर है, यहां एक से एक घटिया इंसान पड़ा हुआ है, बॉलीवुड बहुत ही घटिया जगह है, जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी बहुत घटिया हैं। सबसे ज्यादा कंप्लेन अनुराग कश्यप की हीरोज के बारे में है। कश्यप का कहना यह है कि ये जो एक्टर हैं ये अपने आप को खुदा समझते हैं, ये बहुत बड़े पागल हैं, एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं। और जो एजेंसियां इनका काम देख रही है, जो इनके मैनेजर है, वो एक नंबर के वाहियात घटिया इंसान हैं, उन्होंने ही बॉलीवुड को बर्बाद किया है। कश्यप ने कहा है कि मुझे बॉलीवुड जैसी घटिया जगह पर आगे काम नहीं करना, बॉलीवुड वाले जैसे घटिया लोगों से मुझे कोई भी आगे सरोकार नहीं रखना। कश्यप ने कहा है कि बॉलीवुड जिंदगी में कभी भी पुष्पा 2 जैसी फिल्म नहीं बना सकता, क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं उनकी इतनी नॉलेज ही नहीं है, उनको इतना पता ही नहीं है फिल्में बनाने के बारे में, वो सब के सब बेवकूफ है, पागल है, एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं। कश्यप ने कहा है कि अब मैं साउथ में जा रहा हूं, वहीं पर फिल्में बनाऊंगा। मैं आपको यह बता दूं कि तकरीबन 1-2 साल पहले कश्यप ने यह भी कहा था कि मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया है, इंडिया भी छोड़ दिया है, अब मैं फ्रांस में ही रहूंगा, यहीं पर फिल्में बनाऊंगा। वो भी उसने नहीं किया था, और अब पता नहीं कि वाकई ये साउथ में जाएगा, वहां फिल्में बनाएगा, या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बेचारे बुढ़ऊ भाई का टाइम सही नहीं चल रहा है। उसकी फिल्म भगंदर का टीजर रिलीज हुआ, बहुत ही वाहियात किस्म का टीजर है। इस टीजर से ही पता चल गया है कि ये भगंदर फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुढ़ऊ भाई के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि उसकी कोई ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड उसको गालियां देती ही रहती है। अब ऐसा ही कुछ किया है संगीता बिजलानी ने। मैं आपको ये बता दूं कि बुढ़ऊ भाई ये खुद कह चुके हैं कि उनकी शादी के कार्ड छप गए थे संगीता बिजलानी के साथ, और शादी से एक दिन पहले ही बिजलानी ने भाई को कहीं पकड़ दिया था किसी और लड़की के साथ, यही वजह है कि वो शादी नहीं हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुढ़ऊ और बिजलानी एक दूसरे से कितने क्लोज थे कि दोनों की शादी होने वाली थी। अब बिजलानी ने कहा है कि अच्छा हुआ था कि मेरी शादी इस बुढ़ऊ के साथ नहीं हुई थी, ये वो आदमी था जो मुझे कंट्रोल करता था, कपड़े पहनने पर भी मुझे कहता था कि ये कपड़े नहीं पहनने, वो पहनने हैं, ये नहीं पहनने, वो पहनने हैं। अगर मेरी शादी हो गई होती तो क्या होता। तो जो भी टाइम मैंने बुढ़ऊ के साथ गुजारा था, मैं अपनी जिंदगी से उस टाइम को डिलीट करना चाहूंगी। हमारे एक्स कंस्ट्रिक्टेड, मतलब वो जो कपड़े ये नहीं पहनना, इतना शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बुढ़ऊ की दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड्स उसके बारे में कहते आ रही हैं, उसी को एंडोर्स किया है बिजलानी ने। यानी कि बिजलानी ने भी ये कहने की कोशिश की है कि ये आदमी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बेचारे बुढ़ऊ भाई को दुनिया वालों ने मंदिर का घंटा समझ लिया है, कोई भी आता है बजा के चला जाता है, बात खत्म। बिग बॉस खत्म होने को आया है, यही वजह है कि बिग बॉस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आज की तारीख में हो रही हैं। बिग बॉस में जितने भी लोग बचे हैं, इस हफ्ते उनकी फैमिलीज मेंबर्स को बुलाया जा रहा है और उनको घर में एक रात रहने की परमिशन है। तो किसी की मां आ रही है, किसी की बहन आ रही है, किसी की बेटी आ रही है, और जो भी कोई आ रहा है वो घर वालों के बारे में कुछ ना कुछ कहकर जा रहा है। बिग बॉस है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होनी ही है। लेकिन चाहत की मां ने एकदम ब्लंडर कर दिया है। चाहत की मां ने कुछ ऐसी बातें कही हैं बिग बॉस में जो उसको बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। चाहत
चाहत की मां ने नेशनल टीवी पर कहा है कि अविनाश मिश्रा तू लड़कीबाज है, इसीलिए मेरी बेटी तुझे पसंद नहीं करती। लेकिन चाहत की मां ने यह कहा कि यह बात चाहत ने उसको बताई थी। एक्चुअली हकीकत यह है कि बहुत सालों तक अविनाश मिश्रा और चाहत ने एक सीरियल में काम किया है। चाहत की मां को अविनाश बहुत पसंद था और जब चाहत की मां ने चाहत से पूछा कि तुझे अविनाश क्यों पसंद नहीं है, तो चाहत ने कहा कि ये लड़कीबाज है, यही वजह है कि मुझे ये पसंद नहीं है। अब चाहत की मां को यह समझना चाहिए था कि भाई ये बात तो चाहत ने उसको बताई है, ये सच है कि झूठ है उसको कैसे पता। एक्चुअली जब चाहत की मां ने चाहत से पूछा कि भाई तू अविनाश को पसंद क्यों नहीं करती, मुझे तो पसंद है, तो मैं तो चाहती हूं कि आप दोनों शादी कर लो, तो चाहत ने अपनी मां को टालने के लिए यह कहा कि भाई अविनाश जो है वो लड़कीबाज है, यही वजह है कि वो मुझे पसंद नहीं है। हकीकत यह है कि चाहत किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है और चाहत की मां को यह लगता है कि चाहत किसी से भी प्यार नहीं करती, वो जिससे उसको शादी करने के लिए बोलेगी वो कर लेगी। तो बेचारी चाहत के पास भी कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो ये कहे कि भाई अविनाश मिश्रा तो लड़कीबाज है, तो उससे मैं शादी क्यों करूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहत की जो मां है वो बहुत ही खतरनाक औरत है। जब चाहत की मां ने चाहत के फादर से शादी की तो वो ऐसे की थी कि वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा था चाहत की मां को धोखा देकर, लेकिन चाहत की मां बंदूक लेकर उसके घर पहुंच गई थी और जबरदस्ती उससे शादी की थी। चाहत की एक और बहन है, उसके बच्चे भी हैं और उसके हस्बैंड से कुछ झगड़ा चल रहा है। यही वजह है कि चाहत की मां अपने भाई से कह रही थी कि तू इस लड़की के बच्चों को अपने पास रख ले, गोद ले ले। जब चाहत के मामू ने ऐसा करने से मना कर दिया तो चाहत और उसकी मां मामू के घर में घुसे, मामू का घर तोड़ डाला, मामू को पीटा और इसकी बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट हुई। इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों मां बेटी कितनी खतरनाक हैं। और अगर चाहत की मां अविनाश को लड़कीबाज कह रही है तो अपनी लड़की के बारे में भी उसको बताना चाहिए। हालांकि मेरा हक नहीं बनता उसके बारे में कुछ कहने का, लेकिन अगर वो नेशनल टीवी पर किसी फैमिली के बच्चे के बारे में ऐसी बातें कह रही है तो फिर बोलना ही पड़ेगा। मैं चाहत की मां से यह जानना चाहता हूं कि चाहत उस वक्त 17 साल की थी जब गांव से मुंबई आई थी और आते ही उसको मेन लीड में एक सीरियल मिल गया था। तो चाहत में ऐसी क्या खूबी थी कि उसको आते ही मेन लीड में सीरियल मिल गया था, जो मुंबई में लाखों लड़कियां दिन रात भाग रही हैं काम के लिए, उनको वो सीरियल नहीं मिला था। यह सीरियल बहुत सालों तक चला, अविनाश मिश्रा ने भी इसमें काम किया, विवियन ने भी इसमें काम किया, लेकिन चाहत इस सीरियल की सिर्फ हीरोइन नहीं थी, हीरो भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी, सब कुछ थी। चाहत जिस हीरो को जिस दिन चाहती थी कि वो उस सीरियल में रहे वो रहता था, और जब चाहत ये कहती थी कि अब ये मुझे नहीं चाहिए तो निर्माता उसको निकाल देता था। तो मैं चाहत की मां से ये जानना चाहता हूं कि चाहत में ऐसी क्या खूबी है, क्या चाहत कैटरीना कैफ है, क्या चाहत ऐश्वर्या राय है, चाहत के पास इतनी पावर कैसे आ गई थी कि वो जिस लड़के को चाहती थी वही सीरियल में रहता था, जिसको नहीं चाहती थी वो नहीं रहता था। इसके बाद चाहत ने अपने एरिया से इलेक्शन भी लड़ा, आप पार्टी के लोगों ने उसको टिकट भी दिया, पैसे भी दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो चाहत में ऐसा क्या था, क्या चाहत माधुरी दीक्षित थी, क्या चाहत करीना कपूर थी? आप वालों को ऐसा क्यों लगा कि इसको टिकट भी देना चाहिए, पैसे भी देने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, जबकि सबको पता था कि ये इलेक्शन हारेगी। और चाहत को 2 या 2,500 वोट से मिले थे, इस बेचारी की जमानत जब्त हो गई थी, हार गई थी। तो मैं चाहत की मम्मी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या उसने कभी चाहत से पूछा कि बेटी इतनी पावर तेरे पास कैसे आ गई है, इतने बड़े बड़े काम तू इतने आसानी से कैसे कर लेती है? तो मैडम जी एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो औरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। किसी के बेटे के बारे में कुछ ऐसी बातें कहने से पहले अपनी बेटी के बारे में जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। आप जानती तो होंगी, अनजान बन रही हो। गोविंदा की बेटी ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने फादर गोविंदा के साथ काम किया, भाई साहब उसकी किस्मत बदल गई, वो बहुत बड़ी स्टार बन गई, बहुत बड़ी स्टार बन गई। ये लड़की जवानी में बूढ़ी दिखती है, इसको बॉलीवुड में कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये लड़की अपने आप को स्टार बता रही है। Star's daughter, what if he gets upset with something or with some scene? Things and games changed for me when I started working with my father. मैडम जी आप कहाँ स्टार हो, जरा हमें भी बता दो। मार्स पर, जुपिटर पर, चांद पर कहाँ हो? क्योंकि बॉलीवुड में तो आप जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं हो, आप यकीन कीजिए इस बात का। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का इंतकाल हो गया है।
ये मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने उनके लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया, उनको ट्रिब्यूट नहीं दिया। बॉलीवुड में ऐसे सिर्फ 3 लोग हैं, अजय देवगन, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए ट्वीट किया, उनको श्रद्धांजलि दी। बाकी बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े धुरंधर चुप रहे, और उनके चुप रहने की वजह क्या थी? उनको मोदी जी से डर लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ कहेंगे तो कल को ही ईडी इनकम टैक्स वाले उनके घर पर पहुंच जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज की तारीख में इंडिया में अमीर लोगों में किस कदर खौफ है। ईडी इनकम टैक्स से लोग कितना ज्यादा डरते हैं। इससे आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में बोलने की कितनी आजादी है। शाहिद कपूर की फिल्म आने वाली है जिसका नाम है देवा। इस फिल्म को 31 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इसका एक पोस्टर रिलीज किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले साउथ में एक फिल्म बनी थी मुंबई पुलिस, उसी की ऑफिशियल रीमेक है देवा। यानी कि उस फिल्म को सीन टू सीन कॉपी करके इस फिल्म को बनाया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब से शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह हिट हुई है, तब से शाहिद कपूर सिर्फ रीमेक ही करता आ रहा है, और उस फिल्म के बाद शाहिद की कोई भी फिल्म नहीं चली है। कोई भी रीमेक आज की तारीख में आप जानते हैं चलती ही नहीं है। साउथ की वो फिल्म मुंबई पुलिस सब जगह दिखाई जा चुकी है भाई साहब, टीवी पर दिखाई जा चुकी है, ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, सब जगह लोगों ने उस फिल्म को देख लिया है। इस फिल्म की कहानी यह है कि 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला शाहिद कपूर, जिसका वजन है 50 किलो, जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर हैं, वो पुलिस वाला है। आप मुझे बताइए कि चूजा शाहिद कपूर पुलिस ऑफिसर कहां से लगता है? अच्छा, वो पुलिस ऑफिसर एक गे है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ये किसी को नहीं पता कि ये गे है। फिर एक पुलिस वाले को उसके साथी को पता चल जाता है कि ये तो गे है, और ये उसका मर्डर कर देता है। जिस डायरेक्टर ने मुंबई पुलिस को डायरेक्ट किया था, रोशन एंड्रूज, वही इस हिंदी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के टीजर रिलीज होने से पहले, ट्रेलर रिलीज होने से पहले मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। ये तो आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटा है वो बहुत गोरा है, और जो बेटी है वो थोड़ी सांवली है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। भाई, एक बच्चा काला हो, सांवला हो, पीला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, वो माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा होता है। और सांवला कलर होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ट्विंकल ऐसा क्यों कह रही है। ट्विंकल ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को बता दिया है कि तेरा कलर सांवला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल सबसे ज्यादा खूबसूरत है मैडम जी। आपको अपनी बच्ची को ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी। ट्विंकल का यह भी कहना है कि अब मेरी बेटी इस बात को समझ गई है कि उसका जो सांवला कलर है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो अपने कलर के साथ बहुत खुश है। मेरे ख्याल में मैडम जी, मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि आपको अपनी बेटी के साथ ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि बच्चे तेरा कलर सांवला है या गोरा है। अगर उसका कलर सांवला है या गोरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के साथ ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उसका कलर कैसा है, गोरा है या सांवला है या काला है, कैसा भी है। हर बच्चा पैदा होता है, अपनी किस्मत लेकर आता है, और काला, गोरा, सांवला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसकी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। हनी सिंह और बादशाह की दुश्मनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। पिछले कई सालों से ये एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब हनी सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि बादशाह थूक कर चाटता है। हनी सिंह का कहना यह है कि ये बार बार मेरे पास आता है, माफी मांगता है, प्रॉमिस करता है कि आगे से मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगा, फिर से जाकर कहीं मुझे गालियां देने लगता है। तो ये आदमी एकदम घटिया है। इस आदमी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आप यकीन कीजिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे की मां बहन करते रहेंगे, मुझे तो मजा आता है। और मैं तो कहता हूं कि भाई साहब, आप दोनों एक दूसरे की मां बहन इसी तरह करते रहो, डेली करो। मैं तो कहता हूं दोनों मिल लो, और मिलते ही भाई साहब दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन, मजा ही आ जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 3 बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, और जब फिल्म हिट हुई है तो जाहिर सी बात है कार्तिक भी हिट हुआ है। और जब कोई आदमी हिट होता है तो उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कार्तिक जो है वो बहुत ही अड़ियल है, उसको बहुत ज्यादा घमंड है, वो किसी के भी साथ अच्छी तरह से बातें नहीं करता, वो पुराने दोस्तों को भूल जाता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग कार्तिक पर बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कार्तिक से यह कहना चाहूंगा कि भाई साहब,
कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप जितने फेमस होते जाओगे उतने ही दुश्मन पैदा होते जाएंगे। आप जितने ज्यादा फेमस होते जाओगे उतनी ही ज्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो ये तो होना ही है, इससे आप बच नहीं सकते। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इग्नोर कीजिए और बढ़ते जाइए, बात खत्म। ये आप सभी जानते हैं कि एकता कपूर नॉर्मल नहीं है, यानी कि उसको लड़के पसंद नहीं है, लड़कियां पसंद है। लेकिन इसके बावजूद एकता कपूर का एक बेटा है। हालांकि मुझे उनके बेटे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एकता कपूर आई और उसने नेशनल टीवी पर अपने बेटे के बारे में बात की। तो अगर वो अपने बेटे के बारे में नेशनल टीवी पर बात कर रही है तो फिर मुझे बात करनी पड़ेगी। एकता कपूर ने कहा कि मैं जानती हूं कि मैं कभी भी एक अच्छी मां नहीं बन सकती। एकता ने यह भी कहा कि मुझे बेटा तो चाहिए था लेकिन हस्बैंड कभी भी नहीं चाहिए था, और यही वजह है कि जो मेरा बेटा है वो बिना बाप के है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकता का ये बेटा सरोगेसी से हुआ है। शाहरुख खान का जो छोटा बेटा है वो भी सरोगेसी से हुआ है। आसान भाषा में सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी ये होती है कि भाई एक आदमी है, उसके बीज लेकर किसी औरत की कोख में रख दिए जाते हैं और उनसे बच्चा पैदा होता है। उसको सरोगेसी से हुआ बच्चा कहा जाता है। उसको सिर्फ बाप का बच्चा कहा जाता है, वो इसलिए कि बाप के बीज लेकर किसी औरत की कोख में रखे जाते हैं, यानी कि उस औरत का उस बच्चे में कोई भी हिस्सा नहीं होता, ऐसा माना जाता है। हालांकि मैं ये नहीं मानता। अब एकता कपूर के केस में निराली बात है। भाई, एकता कपूर मर्द तो है नहीं, एकता कपूर के बीज नहीं थे, यानी किसी एक मर्द के बीज लिए गए। वो एकता कपूर की कोख में भी नहीं रखे गए, वो किसी एक औरत की कोख में रखे गए। यानी कि जो एकता कपूर का बेटा है उसका कोई एक बाप है और कोई एक मां है। तो एकता कपूर का उससे क्या लेना देना है? एकता कपूर का बेटा वो कैसे हो गया? एकता कपूर का बेटा सिर्फ ऐसे हो गया कि एकता कपूर ने पैसे खर्च किए। उस आदमी को भी पैसे दिए, औरत को भी पैसे दिए, डॉक्टर को भी पैसे दिए। बस उन पैसों के जोर पे एकता कपूर मां बन गई उस बेटे की। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि जिस बच्चे को एकता कपूर अपना बेटा कह रही है उस बेटे से एकता कपूर का कोई लेना देना नहीं है। ऋतिक रोशन, उसकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्स वाइफ सुजैन खान और उसके बॉयफ्रेंड गोनी ने साथ में नया साल मनाया दुबई में। इस पार्टी में कहीं पीछे मैं भी बैठा हुआ था और इस पार्टी में ऋतिक के बच्चे भी शामिल थे। इस पार्टी में जो सुजैन कर रही थी वो देखकर मेरा दिमाग चक्कर काटने लगा। भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह औरत कर क्या रही है। यह औरत 1 मिनट में गोनी को चूमती थी और उसको कहती थी माय डार्लिंग, माय बेबी। दूसरे मिनट अपने एक बेटे को चूमती थी, उसको कहती थी माय डार्लिंग, माय बेबी। और फिर ऋतिक को हक करती थी, उसको चूमती थी, उसको कहती थी माय डार्लिंग। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई ही ये औरत होश में है, वाकई ही इस औरत को ये सब करना चाहिए जो कर रही है, और ये औरत अपने बच्चों को क्या सिखा रही है, वो बच्चे क्या सीख रहे हैं और आगे चलकर वो बच्चे इस औरत का क्या रेस्पेक्ट करेंगे, आप मुझे बताइए। तेलुगु फिल्मों में एक मेगा फैमिली है। मेगा फैमिली है चिरंजीवी की फैमिली, और उसी फैमिली का एक हिस्सा है अल्लू अर्जुन, क्योंकि चिरंजीवी अल्लू अर्जुन का फूफा है, क्योंकि चिरंजीवी की वाइफ अल्लू अर्जुन की फूफी है। ये आप सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 का जब प्रीमियर हो रहा था वहां एक औरत मर गई थी और उसी केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था। अब मेगा फैमिली के एक मेंबर यानी कि चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण ने कहा है कि पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है। अगर एक औरत मरी थी तो उसकी जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन पर बनती है, अल्लू अर्जुन पर केस बनता है। अल्लू अर्जुन को अगर जेल में डाला गया था तो बिल्कुल सही किया गया था। बताओ, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो मेगा फैमिली है ये अल्लू अर्जुन से बहुत ज्यादा जलती है। इनका ऐसा मानना है कि अल्लू अर्जुन इतना बड़ा स्टार कैसे बन सकता है? अगर कोई स्टार बनेगा तो वो चिरंजीवी का बेटा बनेगा, अगर कोई स्टार बनेगा तो वो पवन कल्याण बनेगा। अल्लू अर्जुन इतना बड़ा स्टार कैसे बन सकता है? और बस यही वजह है कि पवन कल्याण ने अल्लू अर्जुन को क्रिटिसाइज किया है, हैदराबाद पुलिस को प्रेज किया है और कहा है कि हैदराबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है अल्लू अर्जुन को जेल में डालकर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हो कि बटले वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है। लाइफ टाइम बिजनेस होगा 35 CR का, यानी कि निर्माता का शेयर होगा 15 करोड़ रुपए। फिल्म की मार्केटिंग पे लगा था 30 करोड़ रुपए, यानी कि इस फिल्म ने मार्केटिंग का पैसा भी रिकवर नहीं किया। जो बनाने की लागत थी उसको तो भूल ही जाइए, और बनाने की लागत थी
180 करोड़ रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर हो गई है। जो इसके निर्माता हैं वो बर्बाद हो गए हैं। और वरुण बटला बेचारा पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा था कि मेरी ये फिल्म जिस दिन रिलीज होगी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। यही वजह है कि बटला वरुण इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद पूरी तरह टूट गया है। वो बेचारा ऐसा हो गया है कि अब करूं तो क्या करूं। और यही वजह है कि वरुण इंडिया छोड़कर दुबई चला गया है। 15 दिन वहीं आराम करने वाला है। वरुण भाई, आप आराम दुबई में करो, लंदन में करो, अमेरिका में करो, कुछ नहीं होने वाला। जो होना था वो हो चुका। आपका करियर समाप्त हो चुका है। अब आपको डायरेक्टर बनना है। जितनी जल्दी ये फैसला आप ले लोगे उतना ही अच्छा है। इंडिया में एक शो होता है इंडिया गॉट टैलेंट। उसके अपोजिट एक और शो चल रहा है जिसका होस्ट है समय रैना। और ये समय रैना एक नंबर का मादर इंसान है। भगवा नंबर 1 है ये। इसकी बहन को इसको गंदी गंदी बातें करने के अलावा और कुछ नहीं आता। या तो गंदी बातें करता है या तो गालियां देता है। जरा आप भी ये वीडियोस देख लीजिए। जब राखी सावंत इस शो में गई तो क्या हुआ, कितनी गंदी गंदी गालियां दी गई। राखी जी की आवाज निकालें आप। नहीं, फीमेल में। अबे तुझे मार्क चाहिए कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि एक एपिसोड में ऐसा हुआ हो, हर एपिसोड में ऐसा ही कुछ होता है। अब मुझे बताइए कि अगर ऐसे शो कंटिन्यू होते रहेंगे, ऐसे शो को बंद नहीं किया जाएगा, तो आगे की जो जनरेशन है वो क्या सीखेगी इनसे। बॉलीवुड में एक बहुत पुराने जमाने की महाफ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है सोनल चौहान। ये हमारे शहर की है, एक्चुअली मुजफ्फरनगर की। कभी पुराने जमाने में इसकी एक फिल्म आई थी जन्नत, वो हिट रही थी। उसके बाद से आज तक इस बेचारी को कोई दूसरी फिल्म मिली नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, खर्चे तो पूरे हैं महीने के, तो खर्चे कहां से आएंगे। और शायद उन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए इस लड़की ने नया साल एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ गुजारा। आप भी जरा ये फोटो देख लीजिए और भक्तों को भी जरूर दिखा देना, क्योंकि भक्तों को पाकिस्तानियों से बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी बहन पाकिस्तानी के साथ ही नया साल मना रही है। बोनी कपूर साहब कुछ लोगों के साथ बैठकर फिल्मों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बोनी कपूर साहब, वही बोनी कपूर साहब जो 10 फिल्में फ्लॉप बनाते हैं, एक हिट बनाते हैं। बोनी सर की लास्ट हिट फिल्म तकरीबन 15 साल पहले आई थी। लेकिन उनको पूरा हक है ये बताने का कि कौन सी फिल्म हिट हो सकती है, कौन सी फ्लॉप हो सकती है। किसी को भी ये हक है, जाहिर सी बात है। तो वहां एक लड़का था नगम वामसी, और उसने बोनी कपूर साहब को बताने की कोशिश की कि भाई आज की तारीख में बॉलीवुड तेलुगु फिल्मों के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। आज की तारीख में जो साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज है वो बहुत आगे जा चुकी है बॉलीवुड से। बॉलीवुड बहुत पीछे रह गया है। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड वाले फिल्में बनाते हैं बैंड्रा और जुहू वालों के लिए। इनको इंडिया के ऑडियंस के बारे में पता नहीं है। You guys were stuck in making films for Bandra and Juhu, but now we, Triple R, Bahubali, Animal, No, you're wrong there. It's not Jawan, you guys. these kind of change your version. No, also. it's not. Sir, after Mughal Azam, you used Bahubali and Triple R, which were Telugu films. No, but you see. You never said a Hindi film's name after Mughal Azam. मैं ऐसा मानता हूं कि ये लड़का ऐसे तो दिखाई दे सकता है जैसे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, और इस लड़के के इस बयान पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया और उन्होंने इसको एरोगेंट कहा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये लड़का एरोगेंट तो हो सकता है, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा था। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जितने भी साउथ के फिल्म मेकर्स हैं उनको एक बीमारी लग गई है। उनके सर पर भूत सवार हो गया है पैन इंडिया फिल्म बनाने का। आज की तारीख में साउथ फिल्म मेकर्स कितनी भी घटिया फिल्म बनाए उसी को पैन इंडिया बताते हैं। तो अब धनुष की एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है इडली कढ़ाई, और इस फिल्म को भी पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। मैं धनुष को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आज तक आपकी कोई भी साउथ फिल्म हिंदी में नहीं चली और आगे भी कभी नहीं चलेगी। तो अगर आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपनी फिल्मों को आप डब करके हिंदी में रिलीज कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। बीवी के दूध पीने वाले डबल ढोल की खुराना को तो आप सभी जानते हैं। इस लड़के ने 5वीं क्लास में मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी। यानी कि ये वो इंसान है जो अपने आप को लड़की ज्यादा मानता है, लड़का थोड़ा कम मानता है। और अब इसने एक फोटो पोस्ट किया है, कान पर फूल रखा हुआ है और दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि देखो ये लड़का नहीं लड़की है। अरे भाई साहब, सारी दुनिया को पता है कि तू 5वीं क्लास से मिठाई बांटता आ रहा है। सारी दुनिया जानती है कि तुझे हैंडसम लड़के बहुत पसंद है। तो क्यों बार बार साबित करने की कोशिश करता रहता है कि तू लड़का नहीं लड़की ही है। हमने मान लिया भाई तू लड़की ही है। क्रिसमस पर एक इंग्लिश फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है मुफासा। इस फिल्म ने इंडिया में 100 CR का बिजनेस कर लिया है।
आप अंदाजा लगाइए कि जिसमें कोई सुपरस्टार नहीं है बॉलीवुड का, वो फिल्म भी 100 CR का बिजनेस कर रही है, लेकिन बेबी जॉन लाइफ टाइम बिजनेस कर रही है 35 CR का। तो ये किस तरह के सुपरस्टार हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। कल्लुओं के कल्लू एटली की सानिया मल्होत्रा से बहुत जबरदस्त दोस्ती चल रही है। अगर आपको याद हो तो जवान में भी सानिया मल्होत्रा का एक रोल था और बेबी जॉन में भी सानिया मल्होत्रा को जबरदस्ती रोल दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि दोनों की दोस्ती बहुत ही जबरदस्त चल रही है और जिंदगी में एटली अगर कोई भी हिंदी फिल्म बनाएगा तो उसमें सानिया मल्होत्रा का रोल जरूर होगा। बिना सानिया मल्होत्रा के रोल के वो फिल्म बन नहीं सकती किसी भी हाल में। समझ रहे हो ना, बात समझ में आ गई ना आपके। एक तेलुगु फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है और इस फिल्म को पैन इंडिया बताया जा रहा है। इस फिल्म का हीरो है रामचरण, हीरोइन है कियारा एडवाणी। इस फिल्म के जो अब तक गाने रिलीज हुए हैं बहुत ही वाहियात किस्म के गाने हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के 5 गानों पे 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कितने? 75 करोड़ रुपए। भाई साहब, जो मैं गाना बनाता हूं ना वो 5 लाख में बनाता हूं और आप अंदाजा लगाइए ये लोग एक गाना 15 करोड़ रुपए में बनाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों की किस तरह से एक्चुअली बर्बादी की जाती है। तो इस फिल्म के जितने गाने रिलीज हुए थे वो तो घटिया थे ही, इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो सबसे ज्यादा घटिया है। ऐसा है भाई साहब कि इसको देखकर आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा, आंखों से खून टपकने लगेगा, आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या देख लिया। आप ये कहोगे भाई ये फिल्म क्यों बनाई गई है, इस फिल्म को बनाने की जरूरत क्या थी। इस फिल्म का ट्रेलर इतना घटिया है कि भोजपुरी फिल्मों का ट्रेलर इससे कहीं ज्यादा बढ़िया होता है। ये जो रामचरण है जो अपने आप को सुपरस्टार कहता है, भाई साहब ये ऐसा लुक्खा दिखता है कि जो भोजपुरी फिल्मों का अनपढ़ गवार एक्टर है ना खेसारी लाल यादव, वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखता है। मैं इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ कहने के बजाय आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये वो फिल्म है जो रिलीज से पहले ही सुपर डुपर डिजास्टर है, गारंटेड। सोनू सूद की भी एक फिल्म आ रही है फतेह, तो जाहिर सी बात है वो भी आजकल इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया वालों से मिल रहा है। तो सोनू सूद ने एक्टरों की पोल खोली है। सोनू सूद ने कहा है कि जो एक्टरों के बॉडीगार्ड्स हैं वो एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो जानबूझकर शोर मचाते हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ सुपरस्टार आ रहा है, हट जाओ सुपरस्टार आ रहा है, ताकि जो लोग हैं वो देखने लगे कि भाई कौन जा रहा है। अगर ऐसे कोई चुपचाप जाएगा तो उसको कोई नहीं देखेगा। और ये सोनू की बात बिल्कुल सही है। एक्टर्स के जो साथ में बॉडीगार्ड्स या जो भी एंटोराज होता है उन्हें एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर एक्टर एयरपोर्ट से गुजर रहा है कहीं से भीड़ से, तुम्हें थोड़ा हल्ला मचाना है और हट जाओ पीछे हट जाओ पीछे 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 पीछे। तो जो आदमी खड़ा है वो भी देखते कौन आया पीछे यार, क्या आया पीछे। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था कि इमरान हाशमी अबू धाबी में है किसी इवेंट में और इमरान हाशमी को भाई साहब ह्यूमन चेन बनाकर बीच में लेकर जा रहे हैं ताकि कोई उसके पास ना आ जाए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, इमरान हाशमी का जो पड़ोसी है वो इमरान हाशमी को नहीं पूछता, इमरान हाशमी का जो बॉडीगार्ड है वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इमरान हाशमी का जो ड्राइवर है वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो तो मजबूरी है कि वो नौकरी कर रहा है, उसकी शक्ल देखनी पड़ती है। और आप इमरान हाशमी को ऐसे लेके जा रहे हो जैसे वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो एक्चुअली जो सोनू सूद ने कहा है वो बिल्कुल सच है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको कोई नहीं पूछता लेकिन वो जानबूझकर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर हंगामा करते हैं ताकि लोग उनको पहचाने और उनको पब्लिसिटी मिले। नया साल बॉलीवुड वालों ने खूब धूमधाम से मनाया और ऐसे ही मौनी रॉय ने भी इस साल को मनाया। लेकिन कमाल यह है कि जब प्लास्टिक की गुड़िया मौनी पार्टी से निकलकर जा रही थी तो पीकर इतनी धुत हो चुकी थी कि बेचारी गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से उसके लोगों ने उसको उठाकर गाड़ी में बैठाया। यकीन नहीं आता तो आप भी जरा ये वीडियो देख लीजिए। पीछे आना, तुझे कितना बार बोल रहा हूं। काफी दिनों से दिलजीत को लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही थी। जहां भी दिलजीत कोई कॉन्सर्ट करता था वहां कुछ ना कुछ ऐसा कह देता था जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती थी। दिलजीत को एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि ये बीजेपी वालों के खिलाफ है।
तो दिलजीत ने एक जबरदस्त छक्का मारा है, ऐसा छक्का मारा है कि गेंद स्टेडियम के बाहर जा चुकी है। दिलजीत ने सोचा कि भाई एक एक भक्त को मनाने से बेहतर है कि एक ही दफा पीएम मोदी जी से मिल लिया जाए। तो दिलजीत गुलदस्ता लेकर पहुंचा और पीएम मोदी जी से मिला और मोदी जी ने भी दिलजीत से खूब बढ़िया से बातें की। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये देखकर बहुत ही परेशान हुए होंगे, बहुत ही तकलीफ हुई होगी उनको, और उनमें से एक है कंगना, क्योंकि कंगना दिलजीत की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो अगर दिलजीत पीएम मोदी जी से जाकर मिलेगा तो कंगना को खुशी तो नहीं होगी बेचारे को। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दिलजीत ने सारे बीजेपी वालों का मुंह एक ही बार में बंद कर दिया है। अब कोई भी उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये बीजेपी के खिलाफ है। आमिर खान के बेटे की एक फिल्म आ रही है लवयाप्पा, और इसमें हीरोइन है खुशी कपूर। खुशी कपूर बेचारी इतनी सुंदर है कि दूर से देखकर ही ऐसा लगता है कि कहीं झुग्गियों में रहती है। तो इस फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया है और वो गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। फेंकी मैंने ऊंची 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 आपा हो गया, क्या करूं टिंगू का बेटा हूं चुतियापा हो गया, चुतियापा 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 हो गया, हाय 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 चुतियापा हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गाना मैंने अपनी तरफ से बनाया है उनका मजाक बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं, यही गाना है। अब आप अंदाजा लगाइए जिस फिल्म का ये गाना है उस फिल्म का क्या होने वाला है, मुझे आप बताइए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक है एक साउथ फिल्म की जिसका नाम है लव टुडे। अगर इस डायरेक्टर ने एक फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके ऐसी फिल्म बनाई है तो अगर ये डायरेक्टर ओरिजिनल फिल्म बनाता तो कैसी बनाता आप अंदाजा लगा सकते हो। टिंगू आमिर खान जो अपने आप को जीनियस बताता है उसके बेटे की फिल्म का ये गाना है, और फिर ये कहते हैं कि पब्लिक बॉलीवुड फिल्में नहीं देखती, साउथ की फिल्में देखती है। अरे अगर तुम लोग ऐसी घटिया फिल्में बनाओगे तो लोग अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे, लोग अपना टाइम क्यों खर्च करेंगे, क्यों तुम लोगों की ये घटिया फिल्में देखेंगे यार। एक प्रोड्यूसर है दिनेश विजन और उसकी इस साल 2 फिल्में सुपरहिट रही हैं, मुंजिया, स्त्री 2, दोनों ही हॉरर फिल्में थी। यही वजह है कि दिनेश ने अब अगले 4 साल तक हर साल 2 हॉरर फिल्में बनाने का फैसला किया है। यानी कि दिनेश विजन अगले 4 साल में 8 हॉरर फिल्में रिलीज करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बॉलीवुड के बाकी फिल्म मेकर्स हैं वो भी दिनेश विजन को फॉलो करेंगे, वो भी हॉरर फिल्में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि यही 2 फिल्में हिट नहीं हुई बल्कि हॉरर फिल्म भूल भुलैया 3 भी हिट रही, यहां तक कि अजय देवगन की हॉरर फिल्म शैतान भी हिट रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी निर्माता हॉरर फिल्में बनाएंगे। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा है, और भाई साहब चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना, ना करना है मत आप लोग यार, बात नहीं खत्म। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।